हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में मैं अजय ओझा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेक्चर 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे आपकी विलेयता क्या है प्रभावित होती है, उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो आप फटाफट, ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठोसों की विलेयता को जनरली दो जो कारक हैं वो तो मुख्यतः क्या करते हैं, भूमिका निर्वहन करते हैं। और अगर तीसरे कारक की बात करूं तो इसका कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, फिर भी अपन इसको पढ़ लेंगे। देखो, पहला तो है आपका विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, ठीक है। दूसरा है आपका ताप का प्रभाव। दूसरा है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और तीसरा है आपका दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इन तीन फैक्टर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर की तरफ आते हैं, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। ठीक है, तो देखो, आपका जो भी आपने कंपोनेंट लिया है, जो भी आपने पदार्थ लिया है, उसकी दो प्रकार की प्रकृति हो सकती है कि या तो भाई वो ध्रुवीय हो या वो कैसा हो, अध्रुवीय हो। ध्रुवीय का मतलब उसके पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल दोनों कैसे हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, तो उसे तो हम बोलेंगे ध्रुवीय। कहने का मतलब धनावेश और ऋणावेश क्या हो रहा हो, अलग अलग आपको दिख रहा हो, अलग अलग वो क्या हो सके, विच्छेदित हो सके, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये तो भाई ध्रुवीय है। और धनावेश ऋणावेश का इस तरीके से क्या है, अलग अलग सेपरेशन ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये अध्रुवीय है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं HCl कैसा है, तो आप मुझे बता दोगे कि सर HCl ध्रुवीय है। क्यों? क्योंकि इसमें Cl की जो विद्युत ऋणता है वो ज्यादा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इसके ऊपर तो माइनस चार्ज आएगा। और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, ये इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, तो इसके ऊपर कैसा आएगा, धनावेश आएगा। अब इसके बजाय मैं आपसे बोलूं कि ये जो Cl है, ये बताओ मुझे ध्रुवीय या अध्रुवीय है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो Cl की भी विद्युत ऋणता बराबर है और इस Cl की भी विद्युत ऋणता बराबर है, तो इलेक्ट्रॉनों को ना ही कोई खींच पाएगा ना ही कोई दे पाएगा, तो ये तो कैसा है, इस पर तो कोई आवेश नहीं आएगा, ये तो कैसा हो गया, अध्रुवीय। और जबकि ये क्या हो गया है आपका, ध्रुवीय। तो देखो, जो ध्रुवीय प्रकृति के हैं, जो ध्रुवीय प्रकृति के हैं, ध्रुवीय प्रकृति के विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय प्रकृति के विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे, अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। देखो यहां पे मैंने आपको क्या बात बताई कि जैसा जैसे को घुलेगा, अगर ध्रुवीय यौगिक है तो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अगर अध्रुवीय यौगिक है तो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। यानी जिसकी जैसी प्रकृति है वो उसी प्रकार के विलेय को घुलने का काम करेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, देखो NaCl, KCl जल में अधिक विलेय हैं, जबकि बेंजीन में कम। यानी अगर हम इनको नमक को, NaCl, KCl को अगर हम पानी में घोलें तो पानी में तो ये आराम से घुल जाएंगे, परंतु बेंजीन जो कि कैसा विलायक है, अध्रुवीय विलायक है, उसमें ये आसानी से नहीं घुलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे NaCl को आपने पानी में डाला तो पानी में जाते ही क्या बनाएगा, Na+ और Cl-। भाई क्यों घुल जाता है? क्योंकि इसको क्या है, उसी प्रकार का आकर्षण मिल जाता है। और आपको पता है पानी में भी क्या है भाई, पानी में भी क्या है, H+ है और कौन है, OH-। तो जो Na+ है वो तो किसके द्वारा सराउंडेड होगा, बताओ बच्चों, किसके द्वारा सराउंडेड होगा, ये सराउंडेड होगा किसके द्वारा, OH- के द्वारा। इसको चारों तरफ से कौन से आयन घेर लेंगे, पानी के OH- वाले इसको आयन घेर लेंगे। ठीक है ना,
इसी तरह अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl माइनस के चारों तरफ कौन से आवेश आ जाएंगे भाई, धनावेश आ जाएंगे। तो इसको अट्रैक्शन यहां भी कैसा मिल रहा है भाई, बराबर अट्रैक्शन मिल रहा है। इस वजह से ये आसानी से क्या हो जाता है भाई, विलयशील हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। समझ गए आप। तो यहां जैसे ही NaCl को पानी में आप घोलोगे, Na+ आयन को तो चारों तरफ से कौन घेर लेगा, OH- आयन, और Cl- आयन को चारों तरफ से कौन घेर लेगा, H+ आयन। तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे, विलयशील हो जाएंगे। अब अगर मैं इस NaCl को उठा के बेंजीन में डालूं, अगर इस NaCl को उठा के हमने किस में डाला, बेंजीन में डाला, तो बेंजीन तो कैसा है भाई, अध्रुवीय नॉन पोलर विलायक है। ये मैंने NaCl लिया और इसको उठा के हमने किस में डाल दिया भाई, बेंजीन में डाल दिया। तो बेंजीन में तो कोई पोलैरिटी है नहीं, कोई ध्रुवीय आवेश तो इसमें है नहीं। कहीं दिख रहा है क्या आपको प्लस माइनस वगैरह, नहीं है ना। तो यहां पर क्या है, अध्रुवीय विलायक होने की वजह से ये जो NaCl है ये बेंजीन में घुलेगा नहीं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से तो आपके ध्रुवीय विलायक हैं और कौन कौन से आपके अध्रुवीय विलायक हैं। तो मैं इनको लिख देता हूं। ध्रुवीय विलायक में तो जनरली आपके ध्रुवीय पदार्थ, चलो सारे लिख देता हूं, अध्रुवीय, ठीक है। जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, KNO3 हो गया, NaNO3 हो गया, ये सारे कैसे हैं भाई, ध्रुवीय यौगिक है, ठीक है ना, जिनमें धनावेश और ऋणावेश आसानी से सेपरेट हो रहा होगा। अध्रुवीय में कौन कौन से हो गए, अध्रुवीय में आपका बेंजीन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सारे आपके कौन से विलायक में आ जाएंगे, अध्रुवीय विलायक में आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप याद रखना, ध्रुवीय अध्रुवीय विलायक। वैसे मैंने आपको पहचान भी बता रखी है एक, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी चलो पढ़ना चाहो तो देख लो। अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ना हो और जुड़ने वाले सारे कैसे हों, एक जैसे हों, तो वो कैसा होगा, अध्रुवीय होगा। क्या बताया मैंने कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ना हो और जुड़ने वाले सारे परमाणु कैसे हों, एक जैसे हों, तो वो कैसा होगा, आपका अध्रुवीय होगा। अगर इस पर लोन पेयर आ जाए या जुड़ने वाले एक जैसे ना रहें, तो वो कैसा होगा, अध्रुवीय होगा, ठीक है। समझ गए आप बात को। ये मैं आपको पहले जब मैंने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको ये चीज बता रखी थी। यहां आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि जैसा नेचर होगा वो वैसे ही विलायक में क्या करेगा, घुल जाएगा। अगर ध्रुवीय नेचर होगा तो ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा, अध्रुवीय प्रकृति होगी तो अध्रुवीय विलायक में वो आसानी से घुल जाएगा। बस इतनी सी इसमें बात है, ठीक है। तो पहला फैक्टर आपको आसानी से समझ में आ गया। ये आप वीडियो को पॉज करके रोक के लिख लिया करो, जो मैं बातें यहां पे लिखता हूं अध्रुवीय विलायक जैसे अभी मैंने लिखा था, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया करो और आप इन चीजों को साथ के साथ लिख लिया करो, ठीक है। तो विलेय और विलायक की प्रकृति हो गई। अब दूसरी बात करते हैं हम, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो ताप का प्रभाव जो इसके बारे में चर्चा की थी वो किसने की थी, ला शातेलिए। तो ला शातेलिए के अनुसार है ना, दो कंडीशन हो सकती हैं। ला शातेलिए के अनुसार कितनी कंडीशन हो सकती हैं, दो, कि या तो डेल्टा एच का मान ज्यादा हो 0 से या डेल्टा एच का मान कम हो 0 से। डेल्टा एच का मान ज्यादा हो 0 से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एच का मान कैसा हो, धनात्मक। और डेल्टा एच का मान 0 से कम है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एच का मान कैसा हो, ऋणात्मक, ठीक है। तो जब डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है तो बच्चों प्रक्रम कौन सा होता है, प्रक्रम होता है ऊष्मा शोषी। और जब डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है तो जो प्रक्रम होता है वो कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ला शातेलिए रूल के यहां पर दो प्रकार की कंडीशन बन सकती हैं। पहली तो जिसमें आपको टेम्परेचर की आवश्यकता है, ताप आपको चाहिए, तभी तो क्या है प्रक्रम ऊष्मा शोषी, यानी ताप का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, ऊष्मा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ऊष्माक्षेपी मतलब इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ताप इसको नहीं चाहिए, ऊष्मा इसको नहीं चाहिए, ये क्या करेगा, ऊष्मा का निष्कासन करेगा, ताप का क्या करेगा, निष्कासन करेगा। तो इस प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। यानी दो कंडीशन हो सकती हैं, एक कंडीशन तो आपको टेम्परेचर की जरूरत है, आपको हीट की रिक्वायरमेंट है, और दूसरी कंडीशन के आपको ताप का क्या करना है, उत्सर्जन करना है। ये दो प्रकार की कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर प्रक्रम आपका ऊष्मा शोषी है तो ऊष्मा शोषी का मतलब ताप की आवश्यकता है, ताप का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, ऊष्मा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो इसको ताप की जरूरत है, और अगर आप इसको ताप दे दो तो इसकी विलेयता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
भाई अगले को जरूरत है ताप की, टेम्परेचर की, इसको रिक्वायरमेंट है, आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो तो इसकी विलेयता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सुटेबल कंडीशन मिल गई ना इसको। और इसकी मैं बात करूं ऊष्माक्षेपी, ये तो खुद ही क्या कर रहा है, ताप को बाहर निकाल रहा है, खुद ही क्या कर रहा है, ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है, इसको आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप इसको दोगे तो ये कैसा चलेगा, उल्टा चलेगा। भाई किसी आदमी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती उसको वही चीज दोगे तो वो क्या करेगा, आपसे उल्टा ही चलेगा, उल्टा ही बोलेगा आपसे। वही कहानी इसकी है कि इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको ताप की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, इसको ताप दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, उल्टा चलेगा। उल्टा चलेगा मतलब इसकी विलेयता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए ना बात को। एग्जाम्पल देता हूं समझना। तो यहां तो क्या लिखोगे आप, अर्थात विलेय को विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। और यहां आप क्या लिखोगे, अर्थात विलेय को विलायक में, विलेय को विलायक में घोलने पर ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। बढ़ेगी या घटेगी, विलेयता घटेगी। ठीक है, ये दो बात आप याद रखोगे। अब इसके एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो भाई आपके ऊष्मा शोषी प्रक्रम से चलते हैं। तो आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, Ki हो गया, ठीक है, KNO3 हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसमें आ जाएंगे भाई, आपके ऊष्मा शोषी प्रक्रम में। और अगर मैं ऊष्माक्षेपी की बात करूं तो NaOH हो गया, ठीक है, लिथियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम एसीटेट हो गया, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सारे किसमें आ जाएंगे, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में आ जाएंगे। तो अब देखो, जैसे आपको नमक के लिए मैंने क्या बताया था, ऊष्मा शोषी प्रक्रम। आप नमक डालते हो सब्जी बनाते टाइम, थोड़ा सा उसको गर्म कर दो, नमक क्या है, आसानी से घुल जाता है ना। तो मतलब नमक को क्या है, टेम्परेचर आपने दिया, तो टेम्परेचर देने पर उसकी विलेयता कैसी हो गई भाई, बढ़ गई। समझ गए। और NaOH, जब आप लैब में प्रैक्टिकल करो ना, तो लैब में जाना, NaOH के पैलेट्स भी मिलते हैं, छोटी छोटी सी गोलियां भी मिलती हैं इसकी, ठीक है ना। तो आप क्या करना, NaOH की गोलियां को लेकर उसको पानी में डाल देना थोड़े से में, और आप देखोगे कि पानी थोड़े टाइम बाद अपने आप ही कैसा हो चुका है, गर्म हो चुका है। मतलब आपने उसको टेम्परेचर दिया नहीं, उसने खुद नहीं क्या किया, ताप का निष्कासन किया। और एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, पुराने टाइम में अगर कोई देखा हो किसी ने, तो पहले जो आप दिवाली के टाइम पर जो कलई लाते थे ना, आजकल तो रेडीमेड आती है, मतलब घुली घुलाई प्रॉपर, ठीक है। पुराने टाइम में क्या आती थी, साबुत कलई आती थी, डेले आते थे पत्थर जैसे मोटे मोटे, और घर में क्या करते थे, उनको हम भिगोते थे। तो जैसे ही उन डेलों को हम भिगोते थे तो वहां से क्या होती थी भाई, हीट निकलती थी, और बिल्कुल बुलबुले बुलबुले करके बिल्कुल खदकता था वो, मतलब पूरा जो मिश्रण है आपका। तो वो कैसा प्रक्रम था, ऊष्माक्षेपी था। अगर आप वहां पर टेम्परेचर दोगे तो उसकी विलेयता कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। वो तो खुद ही क्या कर रहा है, ताप का बाहर निष्कासन कर रहा है। तो जैसे ही NaOH को आप पानी में घोलोगे, तो वहां आप बीकर को अगर टच करोगे तो आपको लगेगा ये पानी कैसा हो चुका है, गर्म हो चुका है। मतलब ये कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी वाला प्रक्रम है। समझ गए बात को पूरी को, लिख लो इसको, फिर आगे की बात करते हैं। चलो भाई, अगला देखते हैं हम, दाब का क्या प्रभाव है। अब देखो, आप घोल किसको रहे हो भाई, यहां पर आप सॉलिड को घोल रहे हो, ठोस को घोल रहे हो, किसमें घोल रहे हो, लिक्विड में घोल रहे हो। और ये जनरली आपने पढ़ रखा है कि ठोस और द्रव पर क्या है, दाब का प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनको संपीड्य आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, इनको आप दबा नहीं सकते। मैं गैस की बात करूं तो गैस पर क्या दाब लग सकता है, आप कहोगे बहुत बढ़िया से लगता है, क्योंकि गैस में तो क्या होता है, संपीड्यता का गुण होता है। हम उसको दबाकर एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ठोस को दबाकर ऐसा उसका कुछ साइज वाइज आप कम कर सकते हो क्या? नहीं, वो टूट के बिखर जाएगा। वही हाल सेम टू सेम किसका है, पानी का है। तो ना ही पानी पर आप तो दाब को अप्लाई कर सकते हो, ना ही आप ठोस पर दाब को अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि सामान्यतः दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता, सार्थक प्रभाव नहीं होता। जल में फिर भी थोड़ा बहुत माइनर चेंज आ जाएगा, लेकिन आपके सॉलिड में तो दाब का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। उसके अणु ऑलरेडी क्या है, बहुत पास पास स्थित है, ठीक है ना। तो ये दाब के प्रभाव के लिए आप लिखोगे कि सामान्यतः दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। तो ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ लिए। अब हम दूसरे फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। लिख लो एक बार, लिख लिया। चलो अब हम पढ़ेंगे
गैसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाओगे अगली और उसमें आप लिखोगे गैसों की द्रव्यमय विलेयता। हेडिंग लगाओ, गैसों की द्रव्यमय विलेयता, द्रव्यमय विलेयता। समझना भाई इस टॉपिक को। ठीक है, देखो कोई भी गैस है वो जो जल में है ना निश्चित मात्रा में घुली हुई होती है। कोई भी गैस है वो जल में उसकी एक निश्चित मात्रा होती है, उस निश्चित मात्रा तक वो घुली हुई होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दूं, जो ऑक्सीजन है वो भी किस में घुली हुई है भाई, पानी में घुली हुई है। तभी तो जो जलीय जीव जंतु हैं वो अपने श्वसन की क्रिया कर पा रहे हैं। भाई जलीय जीव जंतु को वायुमंडल से तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही, वो तो जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसी का तो उपयोग करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। तो कहने का मतलब कि जो द्रव है या मैं कहूं जो जल है उसमें भी गैसों की मात्रा घुली हुई होती है। द्रव के अंदर भी गैस क्या है आपकी, घुली हुई होती है। ठीक है ना। अब दूसरी बात कि गैस की द्रव्यमय विलेयता को, गैस की द्रव्यमय विलेयता को किससे बताते हैं हम, अवशोषण गुणांक द्वारा, अवशोषण गुणांक द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, यानी अगर विलेयता को आपको बताना है तो उसके लिए आपने एक इकाई चुन ली जिसका नाम क्या है, अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो अवशोषण गुणांक से आप बताते हो कि आपके जो जल है उसमें कितनी मात्रा आपकी गैस की घुली हुई है। अभी अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन क्या है कि निश्चित ताप व दाब पर, निश्चित ताप व वायुमंडलीय दाब, और वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, तो निश्चित ताप व वायुमंडलीय दाब पर जल के इकाई आयतन में घुला हुआ गैस का आयतन, क्या कहेंगे हम उसको, अवशोषण गुणांक। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, हालांकि आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आप लिख लो। क्या लिखोगे कि निश्चित ताप व वायुमंडलीय दाब पर जल के इकाई आयतन में घुला गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक कहलाता है। ठीक है, समझ गए बात को कि जल के इकाई आयतन में, मैं बोलूं कि 1 ml जल में, 1 ml जल में कितने ml गैस के घुले हुए हैं, कितने ml गैस के घुले हुए हैं, कब, निश्चित ताप और 1 atm दाब पर, उसी को मैं क्या कहूंगा, अवशोषण गुणांक। समझ गए आप कि 1 ml पानी के अंदर, 1 ml पानी के अंदर कितने ml गैस घुली हुई है, उसी को हम किससे दिखाते हैं, अवशोषण गुणांक से दिखाते हैं। और एक प्रैक्टिकल वैल्यू मैं आपके लिए बताना चाहूंगा जो कैलकुलेट कर रखी है अवशोषण गुणांक की, देखो। ठीक है, 1 ml जल, इकाई आयतन जल में बता रहा हूं मैं, है ना। तो सबसे ज्यादा तो जो जल में घुलती है वो कौन सी गैस घुलती है, अमोनिया गैस घुलती है। ठीक है, इसके बाद HCl, और HCl के बाद SO2, फिर H2S, CO2, C2H2, फिर इसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर हीलियम का। ठीक है, तो ये आपका क्रम है अवशोषण गुणांक का, किसके अंदर, जल के अंदर। यानी अगर मैं कहूं तो जल के अंदर जो सर्वाधिक जो विलेयशील होती हैं गैस है वो कौन सी होती हैं, अमोनिया और HCl, और मैं बोलूं कि जल के अंदर जो सबसे कम विलेयशील होती हैं वो कौन सी होती गैस है, हीलियम गैस है और नाइट्रोजन गैस है। जो नाइट्रोजन के बाद भी सबसे कम जो जल के अंदर घुलेगी वो कौन सी गैस घुलेगी, हीलियम गैस घुलेगी। अब मैं ये चीज आपको यहां बता रहा हूं तो इसका भी आगे जाके यूज है, मैं आगे आपको बोलूंगा कि देखो मैंने वहां आपको ये चीज बताई थी, तो आप याद रखोगे कि NH3 और HCl जो है वो पानी के अंदर सबसे ज्यादा घुलती हैं, और जो हीलियम जो गैस है वो पानी के अंदर सबसे कम मात्रा में घुलती है। ठीक है, तो आप इसको बनाओ, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कि जल की जो गैसों की जो द्रव में विलेयता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार लिख लो। लिख लिया, मिटा दूं भाई, चलो। अब आप हेडिंग क्या लगाओगे कि गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लगाओगे गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित
करने वाले कारक, कारक, ठीक है, देखना भाई, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब जो कारकों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप 4 कारकों के बारे में पढ़ने वाले हो। पहला तो हो गया आपका गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस। दूसरा हो गया आपका विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा हो गया आपका ताप का प्रभाव, और चौथा हो गया दाब का प्रभाव, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर आप इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले हम उठा लेते, इन चारों का नाम लिख लो, फिर पहले को मैं उठा लूंगा। चारों का नाम लिख लो, लिख लिया? चलो अब पहले फैक्टर की बात करेंगे हम, जो क्या है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति देखना भाई, ध्यान देना, ठीक है। पहला आपका है नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति, ठीक है। देखो गैस की प्रकृति में क्या है कि अगर जो गैस आपने ली है वो आपकी विलायक से क्रिया कर रही है, विलायक से यौगिक बना रही है विलायक में जाकर, या विलायक में जाकर वो आयनित हो रही है, अलग अलग हिस्सों में क्या हो रही है, वो गैस बट रही है, तो वो गैस जो है वो अधिक विलेयशील होगी। क्या बोला मैंने, दोबारा से स्टेटमेंट सुनो, कि अगर गैस विलायक से क्रिया करके कोई यौगिक बना रही है या विलायक में जाकर आयनित हो रही है, तो वह गैस, उसकी गैस की जो विलेयता है वो कैसी होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो आप क्या यहां क्या लिखोगे कि यदि गैस विलायक से क्रिया कर यौगिक का निर्माण करे, या दूसरी चीज क्या है, या विलायक में आयनीकृत हो, विलायक में आयनीकृत हो, तो ऐसी गैसों की विलेयता कैसी होगी भाई, बढ़ती है, ठीक है। तो क्या बोला हमने कि या तो विलायक के अंदर जाके कोई रिएक्शन करके कोई यौगिक बनाए, या विलायक के अंदर जाके कैसी हो जाए, वो आयनित हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसी जो गैसें हैं वो कैसी होती हैं भाई, अधिक विलेयशील होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बात करूं कि जो NH3 है, CO2 है, HCl है, SO2 है, ये गैसें जल में अधिक विलेय हैं, व बेंजीन में कम। क्या बोला हमने कि ये जो आपको गैसें दिख रही हैं ये पानी में तो बहुत ज्यादा विलेयशील हैं, बल्कि बेंजीन में कैसी हैं, कम विलेयशील। या हम यूं भी लिख सकते हैं कि ये गैस पानी में अधिक विलेयशील हैं, व जो दूसरी गैसें हैं, जैसे आपकी कौन सी हो गई, हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, जल में कम। यानी ये गैसें तो जल में कम विलेयशील हैं और ये गैसें जल में अधिक विलेयशील हैं। तो क्यों विलेयशील हैं, क्योंकि ये गैसें पानी में जाकर या तो कोई ना कोई यौगिक का निर्माण कर रही होंगी, या पानी में जाकर ये क्या हो रही होंगी, आयनित हो रही होंगी। तो इस वजह से हम कह देंगे कि इन गैसों की तो जो विलेयता है वो पानी के अंदर कैसी है, ज्यादा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं आपको, अमोनिया गैस ले ली और पानी के अंदर इसको घोल दिया, तो इसने क्या बनाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम आयनों में भी बांट सकते हैं, NH4+ और OH-। तो आपको पता है कि अगर ध्रुवीय प्रकृति होगी तो पानी भी कैसा है, ध्रुवीय, फटाफट उसको घोल देगा। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम कौन सी गैस को ले लें, CO2 गैस को ले लें, तो CO2 गैस पानी में जाकर क्या बनाएगी भाई, कार्बोनिक अम्ल बनाएगी, H2CO3, और इसको भी आप डिसोसिएट कर सकते हो, दो तो आपके H+ आयन बन जाएंगे और क्या बन जाएगा, कार्बोनेट आयन बन जाएगा। तो यहां तो आपको क्या मिला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहां आपको क्या मिला, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल।
इसी तरह मैं दूसरे यौगिकों की भी बात कर सकता हूं। SO2 आपका क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा, ठीक है। आपका और क्या बच गया, HCl बच गया, ये क्या बनाएगा, पानी में जाकर आयनित हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन को अलग कर देगा, क्लोराइड को अलग कर देगा। चलो इसको भी लिख लेता हूं। HCl को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, क्लोराइड को अलग कर देगा। तो ये दोनों ही कंडीशन हमने लिख रखी है कि या तो किसका निर्माण करे, यौगिक का निर्माण करे, या विलायक के अंदर क्या हो जाए, आयनीकृत हो जाए। तो वो क्या है, आपका जल में अधिक मात्रा में घुलेगा। तो देख लो यौगिक भी बना रहा है और विलायक में क्या हो रहा है, आयनित भी हो रहा है। तो यहां देख लो आयनित भी हो रहा है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो गैसें हैं वो जल के अंदर क्या है, ज्यादा घुलनशील है। जबकि अगर हम इन गैसों की बात करें तो ये ना तो पानी के अंदर जाकर कोई यौगिक बनाती हैं, ना ही पानी के अंदर जाके आयनित होती हैं। तो इस वजह से ये तो कैसी हैं, कम विलेयशील, और जबकि ये गैसें क्या है, अधिक विलेयशील। लिख लीजिए, लिख लिया। चलो अब दूसरे फैक्टर्स की तरफ चलते हैं, विलायक की प्रकृति। दूसरी आप हेडिंग लगाओगे, विलायक की प्रकृति। देखो भाई, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको मैं अभी भी पहले भी बता चुका हूं आपको कि अगर आपका ध्रुवीय विलायक होगा तो वो ध्रुवीय गैसों को ज्यादा घोलेगा, और अगर आपका अध्रुवीय विलायक होगा तो वो अध्रुवीय गैसों को ज्यादा घोलेगा। यानी अगर मैं यहां आपको डायरेक्ट आपको बताऊं एग्जांपल, तो क्या कहेंगे हम कि NH3 व HCl गैसें जल में अधिक विलेयशील हैं, विलेयशील हैं, व बेंजीन में कम। क्योंकि बेंजीन कैसा है भाई, अध्रुवीय विलायक। अरे भाई इनकी प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय, प्लस माइनस बनते हैं। तो यहां पर ये जो जल है वो भी कैसी प्रकृति का है, ध्रुवीय, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ध्रुवीय किस में घुलेगा, ध्रुवीय में घुलेगा, ठीक है। और बेंजीन कैसा है भाई, बेंजीन कैसा है, अध्रुवीय विलायक। बेंजीन कैसा विलायक है, अध्रुवीय विलायक। तो अध्रुवीय में तो ये तो नहीं घुलेंगे और ध्रुवीय में घुल जाएंगे। इसकी जगह मैं उल्टी बात करूं, क्या बोलूं, H2O2N2 ये किसमें विलेयशील है, ये बेंजीन में अधिक विलेयशील है। ये बेंजीन में कैसी विलेयशील है भाई, अधिक विलेयशील, अधिक विलेय। व जल में कैसी होंगी, ये जल में कम विलेय होंगी। क्यों होंगी, सीधी सीधी बात पता चल रही है हमको। इनकी प्रकृति कैसी है, इनकी प्रकृति है भाई अध्रुवीय। तो अध्रुवीय प्रकृति है तो ये किस में घुलेंगी, ये अध्रुवीय विलायकों में ही घुलेंगी। और जबकि जल कैसा है, जल कैसा है भाई, ध्रुवीय विलायक। तो ध्रुवीय विलायक में ये नहीं घुलेंगी। समझ गए आप बात को, जैसा जैसे को घुलेगा। अगर अध्रुवीय है तो अध्रुवीय को घुलेगा, ध्रुवीय है तो ध्रुवीय को घुलेगा। सीधी सीधी बात यही है। लिख लो आप चाहो तो एग्जांपल, क्या लिखोगे कि अमोनिया HCl गैस है जल में अधिक विलेयशील है वह बेंजीन में कम, तथा H2O2N2 बेंजीन में अधिक विलेयशील है वह जल में कम विलेयशील। ठीक है, लिख लो, लिख लिया। चले आगे। चलो अगला जो तीसरा आपका पॉइंट है वो है आपका ताप का प्रभाव। टेम्परेचर क्या प्रभाव डालेगा भाई गैस की प्रकृति पर। ठीक है, तो तीसरी हेडिंग लगाओ, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का प्रभाव। ठीक है, तो देखो एक स्टेटमेंट में आपको पहले लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, स्थिर ताप पर, ताप नहीं स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर सामान्यतः ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता घटती है। क्या बोला मैंने कि अगर आपका दाब फिक्स है, अगर आपका दाब कांस्टेंट है, फिक्स है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसों की जो द्रव में विलेयता है वो कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। भाई सीधी सीधी बात है, समझना। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, एक बर्नर ले लिया आपका और उसको सपोज मैंने बीकर के ऊपर लगा दिया। ठीक है, यहां आपने एक बर्नर ले रखा है और आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, और यहां क्या है, जल के अणु हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे ही आप गर्म करोगे तो इनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल क्या है, रैंडम मोशन करने लग जाएंगे, इधर उधर भागेंगे, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जो अणु हैं उनके वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
भाई पानी को ज्यादा गर्म करते हो तभी तो उसमें भाप बनती है और भाप बन के पानी उड़ता है। तो जब वाष्प की मात्रा बनेगी तो इसके अंदर जो गैसें घुली हुई हैं वो गैसें घुल हुई हैं तो वापस से वो कहां चली जाएंगी, वाष्प अवस्था में चली जाएंगी और क्या है, बीकर से आपके बाहर हो जाएंगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस आपकी घुली हुई थी वो गैस अब विलायक के अंदर से निकलकर कहां चली गई, बाहर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण वो क्या है, आपके विलयन के अंदर से कैसे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं और जो गैसों की विलेयता है वो कैसी हो जाती है, घट जाती है। तो सामान्यतः तो यही घटना होती है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कैसी होती है, घटती है। लेकिन इसके एक अपवाद भी हैं जो आप खासकर याद रखोगे, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी जो विलेयता है वो कैसी होती है भाई, बढ़ती है, ना कि घटती है। तो ये जो दो एक्सेप्शन है आप इनको याद रखोगे। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकता है आपको कि कौन सी गैसें हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो आप याद रखोगे कि हाइड्रोजन और जो हीलियम गैस हैं ये ही ऐसी गैस हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर कैसी होगी, बढ़ेगी। बाकी सारी गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस फैक्टर को आप लिख लो। फिर हम चलते हैं अगला जो लास्ट फैक्टर है हमारा, दाब का प्रभाव। चलो अगला जो हमारा लास्ट जो फैक्टर बचा है वो है आपका दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगली हेडिंग आप लगाओगे नंबर 4, दाब का प्रभाव। और इसी के अंदर एक लॉ आ जाता है भाई आपका, हेनरी लॉ। ठीक है, क्या है देखो, पहले दाब का प्रभाव देखो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, निश्चित ताप पर दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। क्या बोला हमने? निश्चित ताप पर। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो तो गैस तो क्या है आपकी, बाहर निकलेंगी। ठीक है ना, तो वो कंडीशन नहीं, टेम्परेचर आपका फिक्स है और फिक्स टेम्परेचर पर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। तो प्रेशर जितना आप अप्लाई करोगे उतनी आपकी गैस क्या है, घुलने लग जाएगी, उतनी गैस आपकी ज्यादा घुलेगी। ठीक है, मैं आपको चित्र से भी समझाता हूं। देखो एक बीकर ले लेते हैं हम। ठीक है, ये रहा बीकर हमारे पास एक, और इस पर ऊपर हम लगा देते हैं पिस्टन, और पिस्टन के ऊपर हम दबाव डाल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं W1। सेम टू सेम यहां हम एक दूसरा बीकर भी ले लेते हैं, इसके ऊपर हमने पिस्टन लगा दिया। ठीक है, ये पिस्टन, और यहां पर हम ज्यादा दबाव डाल रहे हैं तो यहां पर हमने 3 फोर्स ले लिए, एक W1, एक W2 और एक W3। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, देखना भाई, ध्यान देना। इसके अंदर जो लिक्विड है वो ये रहा, आपको नीले मार्कर से जो मैं दिखा रहा हूं, ये तो द्रव है। और इसके ऊपर जो रेड से मैं आपको डॉट से दिखा रहा हूं वो क्या है, गैस है। ठीक है, ये तो क्या है भाई आपकी गैस। ठीक है, सेम टू सेम यहां भी, और नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका लिक्विड। ठीक है, ये आपका द्रव और यहां भी आपका द्रव, और ये आपका गैस। ठीक है, ये आपका क्या है, पिस्टन। ठीक है, सेम टू सेम यहां। तो अब आप देखो, जैसे ही आप प्रेशर लगाओगे, यहां तो आपने कुछ वर्क W1 किया, यहां आपने क्या किया, पिस्टन को और दबाया। तो दबाने पर क्या होगा कि ये जो गैस के कण हैं, ये द्रव की सतह से टकराएंगे, और टकराकर ये क्या होंगे, गैस के कण इस द्रव के अंदर क्या है, घुल जाएंगे। तो कहने का मतलब, जब आपने गैस के ऊपर दाब बढ़ाया तो दाब बढ़ाने पर जो गैस के कण हैं वो द्रव की सतह से टकराए और टकराकर उसके अंदर क्या कर गए, प्रवेश कर गए, और इस तरीके से जो गैस की जो द्रव में विलेयता है वो कैसी हो गई, आपकी बढ़ गई। तो कहने का मतलब, निश्चित टेम्परेचर पर अगर आप दाब बढ़ाते हो तो जो गैसों की द्रव में विलेयता है वो भी कैसी हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। ठीक है, समझ गए ना इसको? अब इसको बना लो, आप चाहो बना लिया। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हमने सारे फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, मोस्ट ऑफ द जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे सारे पढ़ लिए हैं। अगली क्लास हमारी जो होने वाली है, हेनरी लॉ की स्टार्ट होने वाली है। इस प्रेशर से ही आपका एक लॉ निकल के आता है जिसको हेनरी लॉ बोलते हैं। ठीक है, अगली क्लास में पूरे हेनरी लॉ को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।